ये कैद है तो रिहाई भी अब ज़रूरी है, किसी भी समत कोई रास्ता मिले तो सही। ऐसे ही रास्ते तलाशते रहते हैं आबिद भाई, आबिद हुसैन साहब जो हमारे साथ हैं, उन लोगों के लिए जो भारत से बहुत दूर, सरहद के बहुत उस पार फंसे हुए हैं। आबिद भाई, जिन्हें कहते हैं बजरंगी भाईजान भी, क्यों कहते हैं? जी नमस्कार, आदाब। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और बजरंगी भाईजान इसलिए कहते हैं कि एक आर्टिकल हमारे ऊपर किसी पत्रकार ने लिखा था कि आबिद हुसैन है रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान, तो उसी दिन से आज तक लोग हमें प्यार से बजरंगी भाईजान कहते हैं। बजरंगी भाईजान इसलिए भी क्योंकि आबिद भाई ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए निर्दोष भारतीयों को वापस वतन वापसी की पूरी कोशिश की, उन्हें भारत तक पहुंचाया। सबसे पहला मामला कौन सा था जिसके साथ बजरंगी भाईजान ने शुरुआत की? जी 2015-16 में एक बच्चा जो बांग्लादेश का था वो गलती से भारत आ गया था, तो उसी की हमने मुहिम चलाई थी ट्विटर पे। और वो जब यहाँ से सबकी मदद से भारत से अपने वतन गया तो मुझे लगा कि इस विषय पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक बच्चा था जो बांग्लादेशी था और किन्हीं कारण नहीं जा सका और छोटी सी मदद सबकी हुई और वो चला गया। तो हमारे कितने लोग विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं बेगुनाह, उनके लिए हमें काम करना चाहिए। तो कुछ हमने स्टडी की और इस पे हमने काम किया और जानकारी इकट्ठा की कि भाई इस काम को हम कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या तंत्र लगते हैं और किनकी मदद होती है कि इस पे हम आगे की प्रक्रिया चला सकें। तो अब तक ऐसे कितने भारतीय हैं जिनकी वतन वापसी आप करवा चुके हैं? ऐसे तो गिनना दीदी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कोई किसी आंकड़े और उसके लिए काम नहीं करता, लेकिन अमूमन मैं बताना चाहूँगा कि मेरे अभी तक मुहिम से कम 500 लोग से ज़्यादा लोग मदद पा चुके हैं। और ये मेरी सिर्फ मुहिम है और मदद तो विदेश मंत्रालय और संबंधित एम्बेसी करती है, जिनके अधिकार क्षेत्र में ये मामला आता है उनकी बड़ी मदद होती है। आबिद हुसैन जो हैं वो एक तरीके से जो लोग फंसे हुए हैं और जो विदेश मंत्रालय हैं, एम्बेसीज हैं, उनके बीच पुल का काम करते हैं, यानी सही आवाज़ सही जहां मंजिल तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाते हैं। जिन देशों की बात करें जहां से लोगों को आपने रिहा करवाया है, उनमें कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां भारतीयों के साथ सबसे ज़्यादा शोषण या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है? देखिए, सबसे टफ केस होता है पाकिस्तान का, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो सऊदी अरब में होती हैं। पाकिस्तान का केस और गल्फ़ कंट्रियों का केस दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर मुश्किल देखा जाए, जटिलता अगर आप समझेंगी तो वो पाकिस्तान के केस में होती है। पाकिस्तान का केस ऐसे होता है कि आजकल तो फेंसिंग वगैरह लग गई, पहले फेंसिंग वगैरह नहीं थी तो लोग गलती से मवेशी चराने के वजह से पार कर जाते थे, मछुआरे पार कर जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी पार हो गए जिनका अपना दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, वो पार हो गए। तो वहाँ जाने के बाद सबसे पहला जो इल्ज़ाम उन पे लगता है वो लगता है जासूसी का, और अवैध दस्तावेज के नाम पे उन्हें जेल में डाल देते हैं और 4-5 साल तो उनको यही बताने में लग जाता है कि मैं बेगुनाह हूँ। फिर जाके कहीं प्रक्रिया शुरू होती है उनकी केसेस, जब वहाँ पे कोई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट एक्टिव होते हैं या वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो इस विषय पे काम कर रहे हैं, अच्छे लोग भी वहाँ पे, तो वो जब उसको मामले को वहाँ की सरकार के संज्ञान में लाते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और हमारे पास जब ऐसा केस आता है तो हम अपनी जो इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन है उनको हम उनसे रब्ता करते हैं और इस मुद्दे से अवगत कराते हैं, तो वो लोग फिर उसमें मदद करवाते हैं और उनकी काउंसलिंग एक्सेस वगैरह करा के और उनकी जो भी वहाँ की दोनों मुल्कों के जो करारनामे होते हैं, जो भी लीगल प्रोसेस होती है, उसको वो लोग कंप्लीट करके भारत भेज देते हैं। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं, किस तरह से फंसते हैं भारतीय? सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा, सऊदी अरब ही नहीं, पूरा गल्फ जो भी खाड़ी देश है जिसको बोलते हैं, तो खाड़ी देशों में सबसे बड़ी जो वजह होती है वो फर्जी एजेंटों की होती है। फर्जी एजेंट यहाँ पे सुनहरे ख्वाब दिखा के यहाँ पे प्रवासी मजदूर को वहाँ ले जाते हैं और बताते कुछ और करवाते कुछ हैं। तो वो जब लड़के वहाँ पे लाखों रुपया लगा के वहाँ जाते हैं और उनको वो काम नहीं मिलता जिस काम के लिए उन्हें ले जाया जाता है, तो वो अपने आप को फिर ठगा महसूस करते हैं कि भाई लाखों रुपया लग भी गया और हमें वो काम भी नहीं मिला, हमें यहाँ टार्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, उन पर इस तरह की भी दिक्कतें होती हैं, इनको मारा तक जाता है। तो फिर वो हमसे जब रब्ता करते हैं तो वही सिस्टम जो भी हमारा है, भारतीय एम्बेसी और भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र और विदेश मंत्रालय से हम संपर्क करते हैं और इस मुद्दे से अवगत कराते हैं
और जो भी लीगल प्रोसेस होती है सरकार की वो उनको पूरा करके उन्हें भारत भेज देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो फिर बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त अहबाब हैं, उनसे चंदा वंदा करा के और कुछ अपने जेब से लगा के उनका टिकट भी करवा देते हैं। लेकिन बहुत सारे केसों में एम्बेसी खुद अपने खर्चे से भारत भेज देती है। अभी तक इन 500 मामलों में, इन केसेस में ऐसा कौन सा केस है जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिसको सॉल्व कराने में, वतन वापसी कराने में बहुत दिक्कत पेश आई? बहुत सारे केस हैं और सारे जितने भी केस हमने किए हैं सब बहुत अपने आप में टफ हैं, कोई आसान नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि सरकार और एम्बेसी की बहुत मदद मिल जाती है, इसलिए सब आसान हो जाता है। अभी एक रिसेंटली एक केस हमारे पास कौशाम्बी का आया था और उसमें एक लड़का नियाज नाम था, वो कतर गया और कतर में जाके फंस गया। तो वो जिस एजेंसी के थ्रू गया था वो उसने 1.25 लाख रुपया उससे जाने का लिया और जब वहाँ पे फंस गया उसके घर वालों ने उसके कंप्लेंट की कि भाई हमारा जो लड़का है वो कतर में फंस गया, तो 75,000 रुपया उसके बाद लिए, मतलब 2 लाख रुपया उस लड़के के परिवार से उन्होंने ले लिए और वहाँ पे कोई उसके साथ अच्छा इंतज़ाम नहीं किया। और फिर उसके बाद बोलेगा अच्छा आप टिकट करा दीजिए। 2 बार उसने टिकट भी कराया, तब भी उसको भारत आने में जटिलता पेश आई और वो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार भी हो गया। तो वहाँ की CID पुलिस ने कहा कि आप ये आपका केस है इसलिए आप भारत नहीं जा सकते, ये सब आप क्लियर कराइए तो उसके बाद आप जाइए। तो फिर घर वाले परेशान हुए तो वो ट्यूटर वगैरह के माध्यम से तलाशने लगे कि भाई इसमें कौन मदद कर सकता है। तो पता ये चला कि वो उनका परिवार एक फर्जी वेबसाइट के झांसे में भी आ गया और वहाँ पे भी वो ठगी का शिकार होने ही वाले थे। उसी दरमियान हमारी एंट्री उनकी ज़िंदगी में हुई और हमने भारतीय प्रवासी सहायता केंद्र, विदेश मंत्रालय, एम्बेसी के माध्यम से ना ही लड़के को सुरक्षित भारत बुलाया बल्कि उनको इस ठगी से भी बचाया। और उनका जो पहले नुकसान हो चुका था वो तो मैं नहीं वापस ला सकता, लेकिन मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे फर्जी एजेंटों और ऐसे फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहें और उनके छलावे में ना आए। पहले आप मतलब उसको जांच ले, पड़ताल ले कि ये लोग ठीक ठाक हैं, तभी आप उनसे बातचीत करें। लंबा वक्त हो गया आपको इस क्षेत्र में काम करते हुए। विदेश मंत्रालय की अगर बात करें, विदेश मंत्री की अगर बात करें, तो कौन से ऐसे विदेश मंत्री रहे जिनके साथ आपको लगा कि भारतीयों की वतन वापसी में वो खुद आगे बढ़कर आए? हाँ, देखिए मेरा वास्ता सिर्फ सुषमा जी से शुरू हुआ था। उससे पहले मैं जब सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री थे तो मैं इस फील्ड में था नहीं, लेकिन हाँ उस दरमियान मैंने एक केस उठाया था जब वो जिंदा थे। और लेकिन उसके बाद जब सुषमा जी मौजूदा वक्त में विदेश मंत्री थी तो उनके ज़माने में हमने शुरुआत ही की थी इस फील्ड में, तो हमने उनके साथ बहुत काम किया। तो सुषमा जी इज़ ग्रेट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी और बहुत मतलब मानवता की देवी जैसी थी वो। उनके पास जो भी केस जाता था बड़ी दिलचस्पी से उसको उठाती थी और उसमें लग जाती थी। तो बताने वाले बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 80-84 हज़ार लोगों की मदद की विदेश में फंसे लोगों के लिए। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया और एस जयशंकर साहब आए। तो एस जयशंकर साहब भी उन्हीं के नक्शे कदम पे काम कर रहे हैं। उनका भी काम बहुत लाजवाब है। आज तक हमारी उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे मुलाकात ना होने की वजह से भी कभी ऐसा नहीं लगा कि हम उन्हें नहीं जानते या वो हमें नहीं जानते। हमारा जो भी केस होता है उनके आदेश पे पूरा हो जाता है। गजब की बात ये भी है कि आबिद भाई खुद भी न कभी विदेश गए हैं न विदेश मंत्रालय, लेकिन भोपाल में ही बैठ के वो पूरी कोशिश करते हैं कि सरहद पार जो हमारे बेगुनाह भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर आए। आखिरी में हम ये चाहते हैं, जो आप बीच में कह भी रहे थे, कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन से बिंदु हैं जिस पर ये लोग ध्यान रखें जो कि भारत के बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं, कि जो फर्जी एम्बेसीज हैं उनसे कैसे बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो आपको जांच ये करना है कि जिस एजेंसी या एजेंट के थ्रू आप जा रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो उनका रजिस्ट्रेशन आप देखिए और जब आपको ये पुष्टि हो जाए कि नहीं ये लोग जेन्युइन है, तभी आप उनसे हाँ करिए और पैसे का लेन देन करिए। क्योंकि एजेंसियां सबसे पहले आपसे पैसा ले लेती है, आपका पासपोर्ट जब्त कर लेती हैं। उसके बाद आपका जब उनके पास डॉक्यूमेंट चला जाता है तो उसके बाद वीज़े की बात आती है। तो वीज़ा भी आप जांच कर लें कि वीज़ा जेन्युइन है कि नहीं है।
कि वो विजिट वीज़े पे भेज रहे हैं या नॉमिनी वीज़े पे, किसी वर्क वीज़े पे भेज रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि आपको विजिट वीज़े पे भेज दिया जाता है, विजिट वीज़े की कीमत बहुत कम होती है और जो एम्प्लॉय वीज़ा होता है वो महंगा होता है। तो एजेंट ये भी कर रहे हैं कि विजिट वीज़े पे वहाँ भेज के आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, लाखों रुपया ले लेते हैं। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है और बहुत सतर्क होकर और सुरक्षित होकर आपको विदेश जाना है। बिल्कुल विदेश जाइए और खूब जाइए, खूब कमाइए, भारत को मजबूत बनाइए, क्योंकि जो आप वहाँ से पैसा कमा के लाएंगे भारत की इकोनॉमी में वो साझेदारी होगी और भारत मजबूत होगा। लेकिन बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाना। जाने के बाद आपको वहाँ की संबंधित एम्बेसी से संपर्क करना। अगर आप सऊदी अरबिया गए हैं तो वहाँ से एम्बेसी से आप संपर्क कर सकते हैं, सब गूगल पे आजकल बहुत ईजिली मिल जाता है। तो वहाँ पे एम्बेसी को आप बता दीजिए कि मैं इस काम में इस शहर में आया हूँ और हमारे साथ अगर कोई भी दिक्कत होगी सर हमारी मदद करिएगा। तो आपका डाटा जो है एम्बेसी के पास पहुँच जाएगा, तो आपकी एम्बेसी डायरेक्ट मदद कर सकती है, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोशिश यही करिएगा कि आप बहुत सतर्क और सुरक्षित होकर जाइए। तो जैसा आबिद भाई ने बताया कि क्या हिदायत रखनी है, नसीहत भी उन्होंने दे दी, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं अगर चूक हो जाती है तो फिक्र मत कीजिएगा, क्योंकि बजरंगी भाईजान हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ शेफाली, ETV भारत के लिए।